हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है आउटलायर। आउटलायर कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो या तो बहुत बड़ी होती है या फिर बहुत छोटी, पर ये ओवरऑल अफेक्ट करती है आपके रिजल्ट की क्वालिटी को। किसी भी रिसर्च में डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसी डाटा से ही रिजल्ट निकाला जाता है। अब अगर आपने डाटा गलत तरीके से कलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली आपका डाटा गलत है, और गलत डाटा से जो रिजल्ट आप निकालेंगे वो ऑब्वियसली गलत ही होने वाला है। कभी कभार यूँ होता है कि डाटा कलेक्ट करते वक्त कुछ रिजल्ट्स बाकी डाटा सेट से बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। बाकी डाटा सेट से या तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं या फिर बाकी डाटा सेट से बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। ऐसे डाटा पॉइंट्स को बोला जाता है आउटलायर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिसर्चर ने रिसर्च करा और उसके मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से आ रहे थे 20, 30, 40, 50 और अभी उसको 60 लिखना था, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से उसने 60 की बजाय 600 लिख दिया। तो अब देखोगे, अब इस डाटा सेट का अगर मैं एवरेज निकालती हूँ, अगर यहाँ पे 60 होता तो एवरेज ऑब्वियसली 40 आने वाला था, लेकिन अगर अभी यहाँ पे 600 आ गया तो इस 600 की वजह से एवरेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। एवरेज ऑब्वियसली गलत निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा पॉइंट 600 है वो गलत लिखा गया है। बात समझ आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ आउटलायर, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ वेरी स्मॉल or very large value। बट ये ओवरऑल रिजल्ट को अफेक्ट करती है। आपने देखा यहाँ पे एकदम से 600 आ गया, जो बाकी डाटा सेट के मुकाबले में बहुत बड़ा वैल्यू है। बाकी डाटा पॉइंट्स क्या हैं? 20, 30, 40, 50, पर ये 600 इन सब डाटा पॉइंट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एक गेस है कि ये आउटलायर होगा। आउटलायर कोई भी वैल्यू होती है जनरली जो या तो बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी हो बाकी डाटा पॉइंट्स के मुकाबले में, ऐसी वैल्यू को बोला जाता है आउटलायर। फिर अगला पॉइंट इसके बारे में। आउटलायर जो है वो ओवरऑल रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। इट अफेक्ट्स द ओवरऑल रिजल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आउटलायर किसी डाटा सेट में आते क्यों हैं? तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, जब आप लापरवाही करते हैं, एक रिसर्चर जब लापरवाही करता है तो उसकी वजह से आउटलायर्स आते हैं डाटा सेट में। जैसे उसको 60 लिखना था, पर 60 लिखने की बजाय उसने 600 लिख दिया, तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से यहाँ पर आउटलायर नज़र आया 600, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू है बाकी डाटा पॉइंट्स के मुकाबले में। बात समझ आ गई? Why outliers occur? It occurs due to carelessness. Due to carelessness. रिज़ल्ट कैलकुलेट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर डाटा सेट में कोई आउटलायर मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर आउटलायर को ख़त्म किए बगैर रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की गई तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट गलत ही निकलेगा। आउटलायर ख़त्म तो आप तब करेंगे ना जब आपको आउटलायर का पता होगा, यानी आउटलायर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ही उसको ख़त्म करना पॉसिबल है। आउटलायर को किस तरह से ढूंढा जा सकता है किसी भी डाटा सेट में, आज हम सीखेंगे। कुछ मैथमेटिकल रूल्स हैं, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके किसी भी डाटा सेट में आउटलायर को ढूंढा जा सकता है और फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है, क्या ये ज़रूरी है कि किसी डाटा सेट में आउटलायर मौजूद हो? मतलब क्या आउटलायर का होना ज़रूरी होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर मे बी कोई रिसर्चर ए है जिसने डाटा कलेक्ट करा, और उसने डाटा कलेक्ट करा 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर इस डाटा में आप देखो एक भी आउटलायर नहीं है, तो पॉसिबल है कि किसी डाटा सेट में कोई भी आउटलायर मौजूद ना हो। नो आउटलायर। लेट्स से अभी कोई रिसर्चर बी है और उसने भी डाटा कलेक्ट किया है और उसका डाटा कुछ इस तरह से है 4, 6, 8, 2000। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस डाटा सेट में कोई आउटलायर मौजूद है? तो आप देखोगे कि आउटलायर कोई ऐसी वैल्यू होती है जो या तो बहुत बड़ी हो या फिर बहुत छोटी। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस डाटा सेट में लग रहा है कि 2000 बाकी डाटा पॉइंट्स के मुकाबले में बहुत बड़ा वैल्यू है। ये यकीनन केयरलेसनेस की वजह से आया है और ये एक आउटलायर है। इस डाटा सेट में हमारे पास एक आउटलायर है
वन आउटलायर। लेट्स से कोई रिसर्चर सी है और उसने भी डाटा कलेक्ट किया है, तो उसके डाटा पॉइंट्स कुछ ऐसे आए हैं, -7.1, 800, 900, 1000 और 50 लाख। अगर इसको देखो तो इसमें हमारे पास दो आउटलायर्स हैं, यानी कोई भी ऐसा वैल्यू जो या तो बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो वो आउटलायर होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा बाकी के डाटा पॉइंट्स हैं 800, 900, 1000 और ये कोई एक डाटा पॉइंट है जो है -7.1, सो इट्स वेरी स्मॉल। इसी तरह से अगर आप गौर करो तो यहाँ पे नज़र आएगा 50,000, सो एज़ कम्पेयर टू दीज वैल्यूज़ 800, 900, 1000, दिस 50,000 इज़ वेरी लार्ज वैल्यू. So in this data set we have two outliers, -7.1 which is very small, and we also have a very large outlier that is 50,000. So इस डाटा सेट में हमारे पास दो आउटलायर्स हैं. So पॉसिबल है कि किसी डाटा सेट में कोई भी आउटलायर ना हो, एक आउटलायर हो या फिर दो आउटलायर हो, इसी तरह से 3 आउटलायर भी हो सकते हैं, 4 आउटलायर भी हो सकते हैं. सो किसी भी डाटा सेट में पॉसिबल है कोई भी आउटलायर ना हो या फिर एक आउटलायर हो या फिर इससे ज़्यादा आउटलायर हो. तो चलिए लिख लेते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल दैट ए डाटा सेट has no outlier, one or more than one outlier, तो पॉसिबल है कि किसी डाटा सेट में कोई भी आउटलायर ना हो, एक आउटलायर हो या फिर एक से ज़्यादा आउटलायर्स हों. अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी डाटा सेट में कोई आउटलायर मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन है. ठीक है, तो चलिए कुछ रूल्स हैं उनको सीखते हैं. तो रूल्स टू फाइंड आउटलायर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. रूल्स टू फाइंड आउटलायर. So first rule is arrange the data points from lowest to highest and find Q1 and Q3. सबसे पहले आपको डाटा पॉइंट्स को अरेंज करना है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. सो अरेंज द डाटा पॉइंट्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. तो सबसे पहले आपने डाटा पॉइंट्स को लोएस्ट से हाईएस्ट अरेंज करना है. लेट्स से हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं 10, 11, 15, 25, 35, 37 और 68. ये हमारे डाटा पॉइंट्स हैं. सो पहला स्टेप क्या है, आपको इन डाटा पॉइंट्स को अरेंज करना है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. लेट्स अरेंज. सो सबसे छोटा डाटा पॉइंट है 7, फिर है 10, फिर है 11, फिर है 15, फिर है 25, फिर है 30, फिर है 35 और फिर है 68. सो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. कभी कभी इस तरह होता है अरेंज करते हुए कोई डाटा पॉइंट मिस हो जाता है, सो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो डाटा पॉइंट्स को आपने लोएस्ट से हाईएस्ट अरेंज करना है और मेक श्योर कोई नंबर रहे ना. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड Q1 एंड Q3. फाइंड Q1 एंड Q3. सो फाइंड Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन और Q3 बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन को. सो आपको यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करना है. सो लेट्स फाइंड Q1. तो क्या करना है, आपको जो भी ये डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका अगर आपको Q1 फाइंड करना है, सो Q1 में आपने पहले 4 डिजिट्स को लेना है. कौन से वाले? पहले 4 डिजिट्स को लेना है. सो यहाँ पे पहले 4 कौन है? 7, 10, 11, 15. तो ये मेरे पहले 4 डिजिट्स हैं. पहले 4 डिजिट्स को लेना है Q1 फाइंड करने के लिए. ठीक है, और Q3 को फाइंड करने के लिए आपने अगले 4 डिजिट्स को लेना है. बात समझ आ गई?
अब मुझे पहले Q1 फाइंड करना है, सो आई राइट Q1 ओवर हियर। सो Q1 फाइंड करने के लिए आपने पहले 4 डिजिट्स का मीडियन फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। पहले 4 डिजिट्स का मीडियन जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q1 होता है। पहले 4 डिजिट्स का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट आपस में हो जाते हैं कैंसिल, सो 7 कैंसिल हो जाएगा 15 से। दरमियान में हमारे पास 2 डिजिट्स बचे हैं, सिंपल आपने इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर निकल आएगा Q1 का, ठीक है। सो एक दफ़ा फिर से, सबसे पहले डाटा पॉइंट्स को लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करा, पहले 4 का एक डाटा सेट बनाया, अगले 4 का एक दूसरा डाटा सेट बनाया। मैंने बोला पहला डाटा सेट है वो आपको Q1 की वैल्यू देगा और जो अगले 4 का डाटा सेट है वो आपको Q3 की वैल्यू देगा, ठीक है। फिर Q1 कैलकुलेट करने के लिए आपने जो पहले 4 का डाटा सेट लिया उसका मीडियन लेना है। मीडियन कैसे? पहला डिजिट आखिरी डिजिट हो जाते हैं कैंसिल, जो मिडल में 2 बचे सिंपल उनको ऐड करो। सो मिडल में बचा 10 और 11, शाबाश। सो 10 और 11 को हम करेंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे 2 से। बात समझ आ गई? इसी तरह से मैं कॉमा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे Q3 फाइंड करना है। सो Q3 के लिए मैं सेम काम करूँगी अगले डाटा सेट के साथ, ठीक है। सो इसका भी मुझे लेना है मीडियन। सो 25 और 68 दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। एक डिजिट शुरू से एक डिजिट आखिर से आपने कैंसिल करना है। दरम्यान में बचे मेरे पास 2 डिजिट्स जो हैं 30 और 35। क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों को हम करेंगे, शाबाश, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आंसर निकल आएगा। सो 30 + 35 और डिवाइडेड बाय 2 आंसर निकल आएगा। सो मेरे पास Q1 का आंसर आता है 10.5 और Q3 का आंसर आता है 32.5। दो स्टेप्स हो गए। सबसे पहले अरेंज किया लोएस्ट टू हाईएस्ट, फिर हमने Q1 Q3 का वैल्यू फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड IQR। IQR बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को, इंटर क्वार्टाइल रेंज को। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता क्या है? सो इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, यानी जो भी आपने Q3 और Q1 फाइंड किया ना, सिंपल आपको उनका डिफरेंस ले लेना है और आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का वैल्यू निकल आएगा। सो थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को कर दो माइनस, तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर निकल आएगा। सो मैंने Q3 ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है जिसका वैल्यू था 32.5, सब्ट्रैक्ट, और अगला है Q1। सो Q1 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है जो है 10.5। तो Q1 नहीं लिखेंगे, Q1 की जगह हम लिखेंगे 10.5। सिंपल इन दोनों को कर देते हैं माइनस और आंसर आता है 22। सो ये है मेरा वैल्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज का। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई इंटर क्वार्टाइल रेंज बाय 1.5। मल्टीप्लाई इंटर क्वार्टाइल रेंज बाय एक नंबर है 1.5। सो आपने जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर निकला है उसको सिंपल 1.5 से कर देना है मल्टीप्लाई। सो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर है 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, ये आपका अगला काम है। 1.5 इसी तरह से, और इंटर क्वार्टाइल रेंज की जगह मैं लिख दूंगी उसकी वैल्यू जो कि कितनी है 22, ठीक है। सिंपल मैंने इंटर क्वार्टाइल रेंज को किया 1.5 से मल्टीप्लाई और मेरे पास आंसर निकल आता है 33। अब आपने जो आंसर निकला है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है Q1 में से। मेरा 1.5 IQR का जो आंसर है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है Q1 में से, यानी अभी मुझे करना है नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, सब्ट्रैक्ट। मेरा क्या है अभी स्टेप 5 क्या है, सब्ट्रैक्ट स्टेप 4 आंसर फ्रॉम Q1। सब्ट्रैक्ट स्टेप 4 आंसर फ्रॉम Q1, ठीक है। मेरा जो ये स्टेप 4 का आंसर है वो क्या है 33। तो इस 33 को मैंने Q1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। असल में मैं सब्ट्रैक्ट किसको करी हूँ, 1.5 IQR को Q1 में से, ठीक है। Q1 सब्ट्रैक्ट 1.5 IQR। और अगर सिंपल टर्म्स में बोलो तो सिंपल जो ये मेरा स्टेप 4 का आंसर है 33 उसको मैंने Q1 में से सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है। सो इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ Q1 सब्ट्रैक्ट 33, ठीक है। Q1 सब्ट्रैक्ट 33 क्या है, तो सिंपल आपके स्टेप 4 का आंसर है, ठीक है। अब Q1 का वैल्यू मुझे पता है, Q1 का वैल्यू है 10.5, तो सिंपल Q1 की जगह पे मैंने 10.5 लिखा, सब्ट्रैक्ट 33। तो Q1 में से 33 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर निकलता है -22.5, -22.5। और अगला स्टेप है मेरा कि मैंने स्टेप 4 के साथ ही में जो स्टेप 5 और 6 हैं, ये स्टेप 5 था और ये भी स्टेप 6 है। तो जो स्टेप 5 और स्टेप 6 हैं दोनों ही स्टेप 4 के साथ होते हैं। यानी पहले आपने क्या किया, Q1 में से स्टेप 4 के आंसर को सब्ट्रैक्ट किया, यानी Q1 -33 किया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जो ये स्टेप 4 का आंसर है इसको Q3 में प्लस करना है, Q3 में प्लस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, Q3 + 33, ठीक है। Q1 में से इस आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये मेरा स्टेप 5 था। और स्टेप 6 में मैंने क्या करना है, Q3 में इस आंसर को ऐड करना है। सो Q3 + 33, असल में मैं कर क्या रही हूँ, ऐड स्टेप 4 आंसर इन Q3, ठीक है। सो Q3 में इसको हम ऐड करते हैं। सो Q3 हमारा जो सिंपल यूँ भी बोल सकते, असल में ये यूँ है Q3 + 1.5 IQR, क्योंकि स्टेप 4 हमारा दरअसल 1.5 टाइम्स IQR है। सो Q3 की जगह मैं Q3 की वैल्यू पुट करूँगी, या आप इसको यूँ बोल सकते हैं Q3 में आपने स्टेप 4 के आंसर को ऐड करना है। सो स्टेप 4 का आंसर मेरा क्या था, 33। तो सिंपल मैं Q3 में 33 को ऐड करूँगी। सो मेरा बन जाएगा Q3 + 33। Q3 का वैल्यू आपके पास है, पुट करते हैं, वो 32.5। सो प्लस 33 करो, सो आंसर निकलता है 65.5। अभी ये दो नंबर जो आपने स्टेप 5 में और जो आपने स्टेप 6 में निकाले हैं, स्टेप 5 में क्या नंबर निकला था, -22.5, और स्टेप 6 में जो नंबर निकला है वो है 65.5। अब आपके जो गिवन डाटा सेट है उसमें कोई भी नंबर जो -22.5 से कम हो वो एक आउटलायर होगा, याद रहेगी ये बात। और कोई भी नंबर जो 65.5 से बड़ा हो वो भी एक आउटलायर होगा। बात समझ आ गई। -22.5 से छोटा कोई भी नंबर आउटलायर कंसिडर किया जाएगा, और 65.5 से बड़ा नंबर कोई भी हो वो आउटलायर कंसिडर किया जाएगा। अभी अपने डाटा पॉइंट्स को देखते हैं। सो हमारे डाटा पॉइंट्स थे 10, 11, 15, 25, 35, 37, 68, ये हमारे डाटा पॉइंट्स थे। तो पहले चेक करते हैं कि किससे कम नंबर हो तो वो आउटलायर होता है। तो कम में था कि -22.5 से जो भी कम नंबर हो वो आउटलायर होगा। पर यहाँ पर हमें नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पर हमें नेगेटिव में कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव में आउटलायर तो नहीं है। चलें एक और भी तो है। सो अगला क्या था कि 65.5 से बड़ा जो भी नंबर हो वो आउटलायर होगा। तो चलें देखते हैं क्या हमारे डाटा सेट में इससे बड़ा कोई नंबर है। तो देखो डाटा सेट में 65.5 से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। सो यहाँ पे 65.5 से बड़ा आपको कोई नंबर नज़र आ रहा? आप बोलोगे यस, 68 65.5 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है 68 एक आउटलायर है। बात समझ आ गई। और कोई पूछे इस डाटा सेट में कितने आउटलायर हैं, तो 65.5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है। अगर कोई और नंबर होता तो वो भी यकीनन आउटलायर होता, पर यहाँ पे इस केस में हमारे पास एक ही नंबर है 68 जो 65.5 से बड़ा है, तो ये क्या है, एक आउटलायर है। तो इस डाटा सेट में एक आउटलायर मौजूद है जिसका आंसर है 68। तो हमें आउटलायर फाइंड करना था। सो और डाटा सेट हैज़ वन आउटलायर जिसकी वैल्यू क्या है, आउटलायर इज इक्वल टू 68। समझ आ गई। तो जो नंबर जो हमारी गिवन रेंजेस हैं उनसे बड़ा होगा या उनसे छोटा होगा वो क्या होगा, एक आउटलायर होगा। सो हमारे डाटा सेट में आउटलायर है 68। बात समझ आ गई।